हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जब संविधान सभा बनी तो उसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे और कौन से किनके द्वारा संविधान सभा में भाग नहीं लिया गया, आज इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान के बारे में पूरी तरीके से मैंने बता दिया है पिछली वाली क्लास, जो लगभग 5 या 6 क्लासें हुई हैं। तो उन 5 या 6 क्लासों में मैंने पूरा संविधान बताया था कि संविधान कहाँ से प्रारंभ हुआ था इसका, और प्रारंभ के साथ साथ किन किन चरणों से होकर के गुजरा संविधान, और कौन कौन सी ऐसी इसमें रुकावटें आई, भारत विभाजन कब हुआ, माउंटबेटन योजना कब आई, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, माउंटबेटन योजना क्या है, ठीक है, उन भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, ठीक है। ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं उसके बारे में, हमें सिर्फ आज महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही देखना है, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे। देखिए, बात करें संविधान की तो देखिए, साइमन आयोग आया था। जब यहाँ से आपके इससे पहले बात करें थोड़ी सी और, 1895 में सबसे पहले संविधान सभा के बारे में चर्चा की गई थी, संविधान के बारे में बात की गई थी। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। और ये कौन थे? ये स्वराज्य विधेयक इनके द्वारा पास किया गया था 1895 में, और इनके द्वारा संविधान की बात की गई थी। चलिए बात करते हैं हम सीधे साइमन आयोग पर आते हैं। साइमन आयोग, देखिए, गठन जो हुआ था इसका 8 नवंबर 1927 को। कुल सदस्य की बात करें तो कुल सदस्य इसमें 7 थे, ठीक है। साइमन जो अध्यक्ष थे और 7 अन्य सदस्य थे, जिनमें से 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्यों की बात करें तो लॉर्ड बर्न हैमर ऑफ स्ट्रेंथ, एडवर्ड के डागवान, वर्नर हासमान, CR एटली और लेब फॉक्स, ठीक है, लेब फॉक्स। तो ये प्रमुख सदस्य थे, और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और मुंबई पहुंचा था ये 3 फरवरी 1928 को। कौन था? साइमन आयोग। साइमन आयोग हो गया। इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की थी 7 जून 1930 को, इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की थी। और देखिए, कांग्रेस के द्वारा इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया था साइमन आयोग का, लेकिन 2 पार्टियां ऐसी थीं जिन्होंने साइमन आयोग का बहिष्कार नहीं किया। अब देखिए, 2 पार्टियां कौन कौन सी थीं। एक तो थी पंजाब में, आपके पंजाब की पार्टी थी जिसका नाम था यूनियनिस्ट। तो यूनियनिस्ट पार्टी थी पंजाब में, तो यूनियनिस्ट, ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी थी। ये पंजाब में पार्टी थी, ठीक है। इस पार्टी ने, और एक मद्रास में पार्टी थी, मद्रास में। अब देखिए, मद्रास में जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था जस्टिस पार्टी। क्या नाम था? जस्टिस पार्टी। तो ये 2 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने इसका विरोध नहीं किया था, एक था यूनियनिस्ट पार्टी और एक थी जस्टिस पार्टी। इन्होंने साइमन आयोग का बहिष्कार नहीं किया, ठीक है। ये 2 पार्टियां ऐसी थी, एक पंजाब में थी, आपके पंजाब, और एक मद्रास में थी। तो इन दोनों ने साइमन आयोग का बहिष्कार नहीं किया। इसी के एवज में देखिए, अब और टॉपिक की बात करते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग भी आई थी, ठीक है। तो 14 सूत्रीय मांग जिन्ना द्वारा पेश की गई, ठीक है। और ये किसके विरोध में थी? ये थी आपके नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इन्हें पारित किया गया था, ठीक है, इनको लाया गया था। तो विरोध था नेहरू रिपोर्ट का, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ये 14 सूत्रीय मांग लाई गई थी जिन्ना के द्वारा। और ये कब लाई गई थी? 29 मार्च 1929 को, ठीक है। कब लाई गई थी? लेकर कब आए थे? 29 मार्च 1929 को, ठीक है। किसके द्वारा पेश की गई थी? जिन्ना के द्वारा। तो जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय मांगों को पेश किया गया था, और ये नेहरू रिपोर्ट का विरोध करती थी, और 29 मार्च 1929 को इसे लाया गया था, ठीक है। 1933 में संयुक्त समिति का गठन लॉर्ड लिनलिंथगो की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। तो 1933 में संयुक्त
समिति का गठन लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, ठीक है। कुछ ये जो टॉपिक से कुछ छूट गए थे, आज उन्हीं को कवर कराया जा रहा है। 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सरकार की अनुमति भारत शासन अधिनियम 1935 को मिली। कब मिली थी? 4 अगस्त। ठीक है, कब मिली थी? 4 अगस्त 1935 को। 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सरकार की अनुमति भारत शासन अधिनियम 1935 को मिली। ठीक है, देखिए 1935 को जो मिली थी, इसके भारत शासन अधिनियम 1935 को जो अनुमति मिली थी 4 अगस्त 1935 को। ठीक है, और ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 बना था, ये मैंने बताया था क्यों बना था, तो इसके बारे में हम उस क्लास में पूरे में हमने डिटेल में चर्चा भी की थी कि क्यों बना था, कैसे बना था। आप चाहे वहाँ देख सकते हैं जाकर के। आगे नेक्स्ट बात करें, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसके बारे में देखिए चर्चा करें तो अनुच्छेद इसमें 321 हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 321 अनुच्छेद, 14 इसके भाग हैं और 10 अनुसूचियां हैं। कितने हैं? तो अनुच्छेद कितने हैं? आर्टिकल 321। पार्ट कितने हैं इसके? भाग 14। और शेड्यूल कितने हैं? अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ इसमें 10। तो 10 आर्टिकल 321, पार्ट इसके 14, यानी भाग इसके 14 हैं। भाग 14 हैं और अनुसूचियाँ इसकी 10 हैं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की अनुमति इसे मिली थी 4 अगस्त 1935 को ही। याद रखना, 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सरकार की अनुमति मिली। और इन्हें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का लगाने का, देखिए केंद्र में जो द्वैध शासन प्रणाली लगी थी, ये महत्वपूर्ण था इसमें। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ। गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियां प्राप्त की गई थी इसके द्वारा। गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियां प्राप्त की गई। इसी के द्वारा गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियां प्राप्त की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता की बात करी गई थी इसमें। ठीक है, किसकी? प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, और 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन। 11 प्रांतों में विधान सभा का गठन। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन। आगे बात करें, 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानसभा और 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानसभा। ठीक है, तो 11 प्रांतों में विधानसभा और 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानसभा। अब ये 6 प्रांत कौन कौन से? 6 प्रांत की बात करें तो 6 प्रांत देखिए कौन कौन से थे। 6 प्रांत थे आपके बिहार,
अब 6 प्रांत कौन कौन से जिनमें विधानसभा लागू थी? तो पहला था आपका बिहार, दूसरा मुंबई, तीसरा संयुक्त प्रांत, ठीक है। चौथे की बात करें तो देखिए चौथा कौन सा था? चौथा था इसमें असम, चौथा असम, पांचवा बंगाल और छठा मद्रास, ठीक है। और इसी के द्वारा पहले चुनाव कराए गए थे 1937 में। तो 1937 में 11 प्रांतों में 6 चुनाव कराए 11 प्रांतों में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, और जिनमें से कांग्रेस की बहुत बड़े स्तर पर जीत हासिल हुई थी, ठीक है। इसे प्रस्ताव विहीन अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? प्रस्ताव विहीन अधिनियम। इसे प्रस्ताव विहीन अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। तो ये भारत शासन अधिनियम के बारे में कुछ थोड़े से जानकारी थी, आप इसको नोट कर लेना। आगे नेक्स्ट की बात करें तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा 3 सूचियां भी लगाई गई थी, 3 सूची। अब 3 सूची में कौन कौन सी थी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सी थी? संघ, प्रांत और समवर्ती। अब देखिए इसमें विषय कितने थे? विषय की बात करें तो 59 विषय, 54 विषय, 39 विषय, ठीक है। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई थी, याद रखना। तो 59 विषय, 54 विषय, 39 विषय, समवर्ती सूची में 39 विषय थे। देखिए संघ सूची जो होती है इस पर केवल इसमें जो कानून बना सकती है संघ सरकार बना सकती है। प्रांत सूची या राज्य सूची इसमें केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची ऐसा है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर बात बड़े स्तर पर आ जाए तो इस पर समवर्ती सूची पर जो अधिकार होता है वो संघ सूची का होता है, ठीक है। सॉरी, संघ का अधिकार होता है, ठीक है। संघ के पास इतनी पावर है कि वो समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है और राज्य सूची को पकड़ सकती है कभी कभी, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये तो नेक्स्ट बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें, जनक कौन है इसका? इनका जनक है महात्मा गांधी। जनक कौन है इनका? जनक महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी इसके जनक हैं। जनक कौन है? व्यक्तिगत सत्याग्रह के जनक हैं महात्मा गांधी। और प्रारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। और कहाँ से हुआ था? स्थान कहाँ था? स्थान था महाराष्ट्र के पवनार आश्रम, ठीक है। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम इसका स्थान था, याद रखना। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो जनक है इसके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के दिमाग की उपज थी ये। और प्रारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। स्थान था महाराष्ट्र के पवनार में, ठीक है। पवनार आश्रम से इसका स्थान है, यहाँ से शुरुआत हुई थी। इसे दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम दिल्ली चलो, ठीक है। दिल्ली चलो। तो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था दिल्ली चलो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता भी है कि बताइए निम्नलिखित में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? देखिए दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। लेकिन जब
ये आया था, यानी जब सब व्यक्तिगत सत्याग्रह हो रहा था तो महात्मा गांधी ने उस समय पे भी महाराष्ट्र में ही कहा था कि दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली का घेराव करने के लिए। तो दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो का नारा ये महात्मा गांधी जी के द्वारा भी दिया गया था। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, इसको दूर कर लेना थोड़ा सा। तो दिल्ली चलो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, और दिल्ली चलो आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा था, ठीक है। अब बात करें इसमें पहले सत्याग्रही कौन बने थे। पहले सत्याग्रही, तो पहले सत्याग्रही थे, पहले सत्याग्रही पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, ठीक है। दूसरे सत्याग्रही कौन थे। दूसरे सत्याग्रही थे, दूसरे सत्याग्रही, दूसरे सत्याग्रही की बात करें, दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये दूसरे सत्याग्रही बने थे। पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया। अब देखिए कुछ और भी थी। तो जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था तो उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया, ठीक है। और किसने भेजा था, विंस्टन चर्चिल ने। तो क्रिप्स मिशन आया भारत, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया, भारत आया। और भेजा किसने था, इसने विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल। और ये वही विंस्टन चर्चिल है, देखिए इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में एक बात कही थी 1931 में, सॉरी, ठीक है, 1931 में, यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी जी गए थे तो विंस्टन चर्चिल ने उनके बारे में एक बात कही गई थी। तो आप बताना क्या कहा था उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में। तो आप इसके बारे में जरूर बताना कि इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा था विंस्टन चर्चिल ने। तो विंस्टन चर्चिल ने एक मिशन भारत भेजा था 1942 में। याद रखना कि महात्मा गांधी के बारे में विंस्टन चर्चिल ने कुछ कहा भी था, तो आप बताना क्या कहा था, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। आगे नेक्स्ट बात करें तो 14 जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया था। तो 14 जुलाई 1942 में, ठीक है, वर्धा, यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। तो 1942 में ही 14 जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया और 8 अगस्त 1942 में करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है। 8 अगस्त 1942 में करो या मरो, इसके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी सुबह के टाइम। तो कब हुई थी, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, देखिए एक क्वेश्चन और आपके लिए, ठीक है। महात्मा गांधी जी से पहले करो या मरो का नारा सबसे पहले किसने दिया था और किस सन में दिया था, ये बताना है कि महात्मा गांधी जी से पहले ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने करो या मरो का नारा दिया था और उन्होंने ये भी कहा था अंग्रेज़ हमारी माटी छोड़ो, ठीक है। तो याद रखना, अंग्रेज़ हमारी माटी छोड़ो और करो या मरो का नारा एक नेता ने इससे पहले, महात्मा गांधी जी से पहले भी दिया था एक नेता ने। उनका आप नाम बताना कमेंट करके ज़रूर कि क्या नाम है उनका, ठीक है।
आगे बात करें नेक्स्ट, तो देखिए 9 अगस्त 1942 को ठीक है अगस्त क्रांति हुई थी, और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है इसे, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे नेक्स्ट बात करें तो संविधान सभा में ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो संविधान सभा में जो रियासत थी संविधान सभा में हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो संविधान सभा में हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इसके बाद देखिए अंतरिम सरकार के बारे में पहले बता चुके हैं, अंतरिम सरकार, और संविधान सभा में सीटों के आवंटन के बारे में बता चुके हैं। क्या है, बाबा साहेब का जो चुनाव हुआ था संविधान सभा में, वो पहले कहाँ से हुआ था, पहले बंगाल से हुआ था, पूर्वी बंगाल से, लेकिन पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले जाने के कारण उनका दोबारा चुनाव हुआ था पूना से, महाराष्ट्र के पूना से इनका दोबारा चुनाव हुआ था। और जब इनका चुनाव हुआ था तो वहाँ से एक सीट खाली करवाई गई थी, तो उन व्यक्ति का नाम था M.R. जयकर। तो M.R. जयकर से वहाँ पर एक सीट खाली कराई गई थी, ठीक है, तब जाकर के उनको चुनाव लड़ाया गया था। तो वहाँ से दोबारा कहाँ से जीते थे, पूना से जीते थे, याद रखना। तो पहले कहाँ से जीते थे, पूर्वी पाकिस्तान से, जो वर्तमान में आप बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से जीते थे वो, लेकिन वह हिस्सा पाकिस्तान में चले जाने के कारण अब वो दोबारा उनका जो चुनाव हुआ था वो कहाँ से हुआ था, महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र के पूना से उनका चुनाव हुआ था, याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं टॉपिकों को लेकर के, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्वेश्चन हमेशा 100% एक जरूर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।